शरद बैठक बुलवाओ। पंकज जी अद्भुत है। उनका एक बहुत पहले एक शो आया था पाउडर, बहुत अच्छा शो है और मैं तो कई दफा सोचता हूँ कि अगर वो आज के जमाने में रिलीज होता तो क्या बज़ होता उसका। और वो उनके दिल के आज भी बहुत करीब है। वो अभी भी कतराते नहीं है बोलने से। जैसे हम लोग कभी कभी नाम नहीं लेते हैं, तो किसी ने कुछ पूछा मेरे और पंकज जी से रिलेटेड कुछ चीज़, तो मैंने जिक्र किया उसका कि एक शो था और वो ऐसे 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 तो खुद ही बोले, वो बाजू में बैठे थे, अरे पाउडर। मिर्जापुर सीजन 3 जिसमें सबसे अहम किरदार है अली फजल के गुड्डू का और आपका है, मतलब ये पूरी तसल्ली यही है कि गुड्डू पंडित वर्सेस शरद शुक्ला। कैसे मिला ये रोल? और भी किसी रोल के लिए ऑडिशन किया था? और नहीं, ऑडिशन तो नहीं किया था, लेकिन मुन्ना के रोल के लिए। हाँ, मुन्ना का रोल, मतलब ऑडिशन उसका ऐसा था कि हमेशा से ये एक इच्छा रहती थी कि यार कोई भी एक अच्छी स्क्रिप्ट आए, कंटेंट आए। सबसे पहले किसकी कास्टिंग लॉक हुई थी उसमें? गुड्डू और मुन्ना में बड़ा वो रहा था कि अली को पहले वो चाहते थे कि मुन्ना करे, लेकिन अली शायद गुड्डू करना चाहता था। लेकिन फिर बाद में बहुत चेंजेस हुए। मिर्जापुर में कास्टिंग बहुत ऑन पॉइंट रही है, इसी वजह से आई थिंक कैरेक्टर्स उतने ज्यादा लोग रिलेट कर पाए या पॉपुलर हुए। लार्जली कुछ एक कैरेक्टर्स को लेके मेरी ना इत्तेफाकी है कि वो ढो नहीं पा रहे हैं उस वजन को। एक तरीका ये भी है कि एट द सरफेस ऑफ इट ये बहुत सारे मेल ईगो की कहानी दिखती है, लेकिन थर्ड सीजन तक आते आते बहुत ही फीमेल प्रोटैगनिस्ट भी कैसे रन कर रहे हैं। सीजन 1 में बहुत ही मेरा वन ऑफ द फेवरेट सीन्स है जो वसुधा पंडित का रोल करती है शिवाजी। उनको अभी नया नया पता चला है कि मेरा बेटा कुछ, उसकी हवाबाजी थोड़ी, उसकी हवा बन गई है, तो वो कहती है कि वो जो किराने वाला परचूनिया है वो हमको इज्जत नहीं देता है, हमको अच्छा नहीं लगता, तुम चलोगे हमारे साथ। तो वो इतना कमाल का खूबसूरत सीन है कि उनका इतने में ही काफी है। जिनसे आपको सबसे ज्यादा प्यार मिलता है वो भी एक्टर है, उनकी रिएक्शन क्या है? आपकी पत्नी नीलिमा बहुत बड़ी क्रिटिक भी है वो मेरी, मतलब पीछे कुछ ये तो इन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी मिली होती है पत्नियों को और पतियों को अपने अपने पार्टनर्स की निर्मम आलोचक होने की। आपके साथ भी होता है? जी बिल्कुल। जिस दिन मेरी पत्नी ये कह दे कि ये काम तुम्हारा ठीक है, मेरे को लगता है मेरी वो ऑस्कर वाली स्पीच कहाँ है, लाओ बोल देता हूँ। इनको पसंद आ गया। Brought to you by Sensodyne K। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। लल्लन टॉप का सिनेमा अड्डा है, बहुत मौज आने वाली है। बालक दिल्ली का, लेकिन पिताजी बैंक में नौकरी करते थे तो चले गए बम्बई, वहीं पर परवरिश, खूब सारा थिएटर किया मकरंद देशपांडे जैसे दिग्गजों के साथ। उस पर विस्तार से बात करेंगे। पृथ्वी से किस्मत कैसे चमकी, इस पर भी बात करेंगे। कर रहे थे असिस्ट, डायरेक्टर साहब से बोले करनी तो हमको भी एक्टिंग है, उनने दिया भयानक ठंडा रिस्पांस, इतना कि आदमी अलास्का चला जाए। बोले अच्छा, और वापस से लेंस की तरफ देखने लगे। बालक रुका नहीं, डटा रहा। आज पूरी दुनिया जानती है काहे से कि मिर्ज़ापुर का सीज़न 3 आ गया है और सबको चिंता है शरद शुक्ला की। चल रहे हैं मीम, बैठकी बुलाओ, कॉर्पोरेट तक पहुंच गई उनकी छवि। ऐसे कमाल के एक्टर अंजुम शर्मा आज की बैठकी में हमारे मेहमान, बहुत बहुत स्वागत। क्या हुआ? सुन रहा था। अब क्या है, मुझे लगता है आपका इंट्रोडक्शन ना एक लेगेसी बन गया है। अरे बाप रे। जिसकी चर्चा होती है कि अरे यार बड़े से बड़े दिग्गज बैठ के पहले 2 मिनट बोलने के बाद आपके देखते हैं आपको और कहते हैं यार कितना बढ़िया बोलता है। अरे बाप रे। लेकिन शुक्रिया बहुत बहुत। हम खुद ललन टॉप के और खासकर आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं, तो बहुत थैंक यू। बहुत बढ़िया काम किया आपने मिर्ज़ापुर में और उसके पहले भी। लेकिन शुरुआत में एक बहुत ही अबूझमाड़ किस्म के व्यक्ति से करना चाहता हूँ, जिनका नाम है मकरंद देशपांडे। आप जो लोग सिर्फ सिनेमा देखते हैं तो उनको अच्छा मकरंद देशपांडे स्वदेश में थे, सरफरोश में थे, सत्या में थे, पर कई लोगों को नहीं पता है कि वो कितने दिग्गज थिएटर गुरु हैं। बिल्कुल। मकरंद देशपांडे के बारे में बताइए, उनके थिएटर ग्रुप के बारे में बताइए। आप कैसे मिले, कैसे जुड़े, कौन कौन से प्रोडक्शन साथ किए आपने? तो मतलब तकरीबन कई लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं। मकरंद देशपांडे मैं क्योंकि उनके बहुत करीब रहा जब मैं उनके साथ काम कर रहा था। मुझसे पहले भी कई लोगों ने उनके साथ काम किया है। अंश थिएटर ग्रुप है उनका, अंश नाम है उसका। उसकी नींव रखी थी मकरंद देशपांडे और के मेनन ने। के मेनन, अच्छा। हाँ, तो के मेनन और मकरंद सर ने वो शुरू किया था ग्रुप, और उन्होंने बहुत सारे अपने शुरुआती दौर में बहुत से प्लेस किए, जिसमें अनुराग कश्यप ने भी एक्टिंग की, सरसा सरला, और इसमें अनुराग ने भी एक्ट किया। हाँ, जो पहला पुराना प्ले है वो पहली बार आई थिंक मतलब कई साल पहले हुआ था।
और ऐसा मैक्स सर ही कहते हैं कि अनुराग कश्यप You guys call him Mac. मैक्स सर। Mac sir. तो उन्होंने ही ये बताया है कई बार कि वो अपना, और उनके नाटक संजना कपूर जो हैं, संजना जी. उन्होंने भी मैक्स सर के साथ काफ़ी काम किया। तो ये हमने ये सुने हैं लेजेंड्स की तरह। ये वो क्या आप कुछ बता रहे थे, वो क्या बताते हैं अनुराग क्या? हाँ, तो कि अनुराग कश्यप अपने शुरुआती दौर में 1-2 फिल्में 5 बना चुके थे, ब्लैक फ्राइडे बनाना चाह रहे थे, और कुछ चीज़ें जो बना चुके थे वो रिलीज़ नहीं हो पा रही थी किसी वजह से। तो उस दौर में उनके अंदर जो भी चीज़ें थीं जो निकलना चाहती थीं, जो शायद जिन पे रुकावट आ रही थी, उस दौर में वो मकरंद सर से मिले और वो सारी एनर्जी लेके मैक्स सर ने उनके साथ एक प्ले किया सरसर सरला। और जो बताया जाता है कि मतलब हम जिस दौर में मैक्स सर से मिले वो बहुत ज़्यादा शालीन और शांत हो चुके थे। मतलब पागलपन अब भी बहुत है, लेकिन वो ऐसे हो चुके थे कि हमने वो दौर नहीं देखा कि उन्होंने एक्टर को एक कमरे में बंद कर दिया 2.5 घंटे के लिए और बोला जब वापस आऊँगा दरवाज़ा खोलूँगा तो ये लाइनें ऐसे याद होनी चाहिए, उसके आगे रिहर्सल शुरू करेंगे। और ये अनुराग कश्यप के साथ उन्होंने किया था। वाह, और ये हम सुनते हैं। ठीक किया था। तो उनका मतलब हमेशा से, चाहे वो सत्यदेव दुबे हों या कोई भी दूसरा पृथ्वी का दिग्गज हो, वो मकरंद देशपांडे का नाम ऐसे लेता है जैसे कि कोई एक महापुरुष जो थिएटर जगत में जिसने पागलपन किया हुआ है अपने आइडियाज़ में। मतलब उनके आइडियाज़ ऐसे ऐसे हुए हैं जो समय से पहले हुए हैं। जैसे हमने एक बहुत मशहूर फिल्म है इंसेप्शन, क्रिस्टोफर नोलन की, वो आइडिया उसका जो है कि कैसे एक के बाद ड्रीम में जा के लेयर से लेयर जाके, ये इस आइडिया पे वो ऑलरेडी पहले काम कर चुके हैं। आज से 90s में एक प्ले था ड्रीम मैन नाम का। तो उसमें मतलब मैंने तो सुना ही है, क्योंकि कई चीज़ें क्या है कि जैसे बीच में मैक्स सर ने अपना एक थिएटर क्या कहते हैं वो एक वीक किया था कुछ साल पहले, जहाँ पे उन्होंने अपने जितने भी साल 15 साल या 18 साल सेलिब्रेट किए थे। तो उनके कई लिखे हुए नाटक वो ऐसे लिखते हैं, पेपर पेन पे लिखते और फिर वो कभी भी कंपाइल करने का नहीं सोचा। तो उनके कई सारे नाटक उनके कंपाइलेशन नहीं है, उसको आप पढ़ नहीं सकते अब। तो ऐसा ही एक प्ले था जो हमने उनसे सुना है कि इस तरीके की चीज़ें थी, वो ऐसा वो एक प्ले था। तो वो था, करते करते मेरी मुलाकात उनसे ऐसे हुई। और मैक्स सर के बारे में, इसका प्लॉट क्या है, क्योंकि ये तो आपने भी किया है सरसर सरला, बेसिक थीम क्या है इसकी? सरसर सरला एक ऐसा प्ले है जो एक टीचर हैं, प्रेम के ऊपर है बेसिकली। प्रेम की अपनी अलग अलग परिभाषाएं। एक टीचर है, प्रोफेसर है, उसके 3 स्टूडेंट्स हैं जो एक समय में जब वो कॉलेज में थे तो उनके स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बहुत कुछ सीखा। अब उन्होंने क्या सीखा, अब उनकी बेसिकली 2 लोगों की शादी हो चुकी है, उसमें से एक लड़की है, 2 लड़के हैं। एक लड़की और सबका एक दूसरे से प्रेम था। तो जो उनका प्रिय शिष्य है फणीधर, जो उनके साथ ही रहता है आज भी, उसको सरला से प्रेम था। सरला को एक दूसरा लड़का है केशव से प्रेम था, और एक तरह से बहुत ज़्यादा लगाव था प्रोफेसर से भी, जो सर जिसका रोल वो खुद करते हैं। उन्होंने एक किसी समय पे सरला की शादी करवा दी केशव से। अब बहुत साल बीत चुके हैं और उनके बीच की बहुत सारी एक उलझने, कुछ एक चीज़ें हैं जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ हैं, गांठ पड़ी हुई। हाँ, वो एक रात ऐसा कुछ होता है कि ये दोनों बात करते हैं। जब नाटक शुरू होता है, फणीधर और प्रोफेसर बात कर रहे हैं और सरला, और धीरे धीरे वो मेमोरीज़ की बातें हो रही हैं। एक मेमोरी की बात होती है कि सरला जब आई थी, याद है उस दिन बारिश हो रही थी तो ऐसा ऐसा था, और फिर बात शुरू होती है। फिर एक दिन वो हुआ था, फिर एक बात शुरू होती है। करते करते 3 मेमोरीज़ होती हैं जिसमें हम देखते हैं सारे किरदार हैं, और इंटरवल के बाद सरला एक्चुअली में आती है। अब हम रियल टाइम में। ओके। और उसके बाद फिर उसका हस्बैंड आता है केशव, जो मैं प्ले करता था। और फिर लास्ट के कुछ 40 मिनट आई थिंक प्ले में ऐसे हैं जो इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स्ड हैं, उसमें फ़िलॉसफी भी है और कैसे वो रिजॉल्व होती है एंड में चीज़ें उनके सरला का रोल आहना करती है, आहना कुमरा। आना गुमराह करती हैं। अब मैं वो प्ले नहीं करता हूँ, पिछले 1-2 साल से मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मैंने मैक्स सर के साथ जब मैंने उनसे मेरी मुलाकात हुई, मैक्स सर का ये है कि मेरा ख्याल है मेरे शुरुआती दौर में आपको ना एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है कि आपको कोई बड़ा इंसान आपके जानने से पहले ये कहते हैं कि यार तुम में कुछ बात है, और आपको अचानक से वो बहुत बड़ा एक वैलिडेशन होता है कि यार ये तो मैंने खुद को भी नहीं कहा अभी, लेकिन आपने कह दिया।
तो मैंने पृथ्वी पे नाटक करने शुरू ही किए थे और बहुत इच्छा थी कि किस साल की बात है? ये होगी मेरा ख्याल है 2012-13 की बात है। और मैं कुछ कुछ चीज़ें कर रहा था और बड़ा मन था क्योंकि सुना था, मतलब मकरंद देशपांडे एज अ लेगेसी कि आपने सुना है कि के ने इनके साथ काम किया, उन्होंने अनुराग के साथ काम किया, विजय मौर्य, प्रशांत नारायणन, ये वो, मतलब जितने भी नाम आपने सुने हैं जिनके साथ आप रिलेट करते हैं, आपने किससे सुने हैं उनके और रामू के। सत्या की कास्टिंग कैसे हुई, आशीष विद्यार्थी के साथ वो कैसे क्या काम, किससे सुनाते थे? सत्या की मतलब वो कहते हैं कि जैसे कास्टिंग कैसे होनी चाहिए, मतलब मतलब मनोज जी हैं, सारे लोग एक साथ मिलके कैसे होते थे, क्या बातें होती थी, सीन्स लिखे होते थे। लेकिन ये तो सौरभ जी ने भी, सौरभ शुक्ला जो उसके राइटर हैं, कई बार अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि सत्या की हर सीन की अप्रोच ऐसे होती थी कि मैंने लिखा है, मतलब सौरभ जी ने लिखा है और अनुराग ने लिखा है, लेकिन उसका तीसरा राइटर हमेशा ओपन होता था और वो एक्टर होता था जो सीन में है। तो इतना काफी कोलैबोरेशन प्रोसेस, इतना ओपन प्रोसेस हमेशा हर सीन पे होता था और इस वजह से कई चीज़ें आई हैं, कई चीज़ें जैसे मैक्स सर की कई लाइनें हैं जो इंटरवल पॉइंट पे जो लाइन है जहाँ पे फिल्म का इंटरवल होता है, वो भी इम्प्रोवाइजेशन है। जब वो कहते हैं कि मैं बोला था एक जाएगा तो सब जाएगा, ये चीज़ें, तो इस तरीके की चीज़ें जब हम, मतलब मैं मिला उनसे और मैं नाटक कर रहा हूँ और किससे ये सारे होते थे, तो हमारे लिए तो खैर बाद में हम बहुत अच्छे दोस्त भी हो गए और एक बहुत क्लोज एसोसिएशन हो गया। लेकिन पहले तो ये सुन के ऐसा लगता था कि यार क्या बात है ये, आप इससे रिलेट कर ही सकते हो कि सत्या के बारे में आप सुन रहे हो एक आदमी से जो उसमें है और वो अब आपको बता रहा है कि वो बनी कैसी, तो आपको लगता है कि जीवन के सारे काम अब इसके बाद होंगे। और सत्या आपकी फेवरेट फिल्म भी है? बिल्कुल बिल्कुल, आज तक। तो ऐसा था। और फिर हम एक नाटक कर रहे थे, एक बहुत ही मशहूर नाटक वो कर रहे थे, मिस ब्यूटीफुल, जिसमें नागेश भोसले हैं, दिव्या जगदाले हैं, अब शायद वो उसके शोज़ कम ही होते हैं या नहीं होते हैं। तो उसमें एक छोटा सा रोल था और उन्होंने कहा, और कोई और एक्टर करता था और उस समय वो अवेलेबल नहीं था उन शोज़ के दौरान, तो उन्होंने मुझे बस ऐसे कहा कि अच्छा सुन, ये लाइनें याद कर लेगा, परसों शो है। और वो बोल के निकल गए अपने किसी काम में। मैंने कहा अच्छा, मैं लाइनें तैयार करके अपना खड़ा हूँ कि मैं कल शो करूँगा, तो आज रिहर्सल तो करें कम से कम, ऐसा तो कभी किया नहीं है अभी तक। तो हमेशा अमूमन होता ही है कि आप रिहर्सल, भले ही कितना छोटा बड़ा रोल हो, कम से कम 10 दिन की रिहर्सल तो आप करोगे, और आपका जो सीन है वो बाकी एक्टर्स के साथ भी है, तो कुछ तो रिहर्सल चाहिए। तो हो गया, अच्छा ठीक है तू कर लेगा। और शो का दिन था, उसके बाद मुझे याद है मैं उनके, वो आए, उनकी बाकी रिहर्सल्स हो रही हैं, सबके साथ रिहर्सल उन्होंने की, और फिर उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तू रेडी है, हाँ तो रुक जा, लंच के बाद करते हैं। अब मैंने कहा भैया ये तो मुझे पता नहीं मिलेंगे कि नहीं, मैं खुद ही अपना स्टेज पे जाके 2-4 बार रिहर्सल ब्लॉकिंग पता थी करके अपना तैयार हो गया। शो के 2 घंटे पहले उन्होंने कहा, लेटे होते, उनकी आदत है शो से पहले वो स्टेज पे अकेले जाके सो जाते हैं, लेट जाते हैं, और वो आंख बंद करके वो ऐसे होते हैं, मतलब मैं तो उनका मजाक भी उड़ाता हूँ इस चीज़ में। वो बातें करते ऐसे लेटेंगे और टाक सो गए, और 15 मिनट के बाद उठ जाएंगे यूँ। ये उन्होंने सालों से इसमें पारंगत हासिल कर रखा है। स्टेज पे ही जाके सोते हैं? स्टेज पे सोते हैं या फर्स्ट रो में सो जाएंगे, वो कहीं भी सो जाएंगे। फिर जैसे ही उठे बोला अंजुम तैयार है, लाइनें बोल। वो बैठे हैं स्टेज पे, सुन रहे हैं आँख बंद करके, और मैं वहाँ पे स्टेज पे अपना ऑफ स्टेज लाइनें बोलते बोलते, आजा यहाँ से, अच्छा ये करना, अच्छा तू ये करना, अच्छा तू क्या करेगा, ठीक है तो तू वो मत कर जो पहले एक्टर करता था, तू ये नया कर, तू ये कर। तो उन्होंने वो पूरा एक सीन जो था अपने दायरे में रह के दोबारा रीडिज़ाइन किया मेरे साथ, क्योंकि उनको लगा कि ये कुछ एक अलग तरीके से कर रहा है, वही सेम किरदार। और फिर हमने वो शो किया, और शो में आप देख सकते हो, मतलब वो एक कमाल की चीज़ थी, एक मैजिकल चीज़, कि आपका डायरेक्टर है वो एक्टर भी है स्टेज पे, और मैं बातें करते मुझे ध्यान नहीं हुआ कि मैं ऐसा प्रोफाइल हो गया, ऑडियंस इस तरफ है, और मैं ऐसे बात करते यूँ हो गया, और ऐसी बात होनी थी। अब किसी एक मोमेंट पे सीन थोड़ा इंटेंस हुआ, बातें हो रही हैं, वो भी कुछ कह रहे हैं, करते मुझे वो ना हिलना शुरू हुए, और वो हिलते मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो हिल क्यों रहा है यार, ये आदमी ने तो यहीं रहना है और मुझे इनसे बात करनी है। वो ऐसे मूव करते ऑडियंस में चले गए,
ऑडियंस में चलेगा और मैं बात करते करते मैं भी घूम रहा हूँ और फिर मुझे लगा कि ओहो यार ये आदमी डायरेक्ट कर रहा है मुझे ऑन स्टेज। ये कह रहा है तू लाइन अच्छी बोल रहा है, तू फेसिंग क्यों नहीं लेता, तेरा आधा प्रोफाइल है ऐसे ऐसे। और वो कैसे बताएंगे ये चीज़, तो वो उन्होंने अपनी डायरेक्शन मूव की, वो चलते चलते ऑडियंस में चले तो गए। आप अपने आप रिस्पॉन्ड और- करते करते घूम गए। मैं अपने आप घूम गया और तब जैसे ही मैं ऐसे घूमा और जैसे ये लाइटें जल रही हैं मैंने देखा ऑडियंस को और मुझे लगा यार ये आदमी कमाल है, ये वहाँ पे डिज़ाइन कर रहा है ये चीज़ें। तो खैर उसके बाद फिर जो मेरा सबसे बड़ा प्ले जिसमें हमने काफ़ी रिहर्सल की और इसमें सिर्फ मैं और वो ही काफ़ी स्टेज पे थे, उसका नाम था माँ इन ट्रांजिट। माँ इन ट्रांजिट। एक लड़का है जिसकी माँ का हाल ही में देहांत हुआ है और वो शुरू होता है बनारस के घाट पे, उनकी पूजा हो रही है और वो बेसिकली और एक पुजारी है, एक वो लड़का है, वो आदमी जिसकी माँ का देहांत हो गया है और वो इस चीज़ को मान नहीं रहा है, ही इज़ नॉट एबल टू लेट गो कि माँ गुजर गई। और सरियल है और माँ भी एक कैरेक्टर है जो बीच में है कहीं, वो यहाँ से जा चुकी हैं लेकिन वो वहाँ जहाँ अब जाएंगी उसमें वहाँ पहुँची नहीं है, वो बीच में है। तो उनके और माँ के कॉन्वर्सेशन और रियल वर्ल्ड में उनका और उस पुजारी का एक कॉन्फ्लिक्ट, वो बहुत ही रियल और वैसा है, उसको कहीं जाना है और ये वो। और उसका एक बेटा है जो बहुत ही नॉन कमर्शियल टाइप वो चीज़ है और वो उनकी चीज़ जो भी उनका कॉन्फ्लिक्ट है उस आदमी का वो क्लियर करता है, वो मैं करता था। तो वो एक प्ले था जो जिसमें एक्चुअली काफ़ी चीज़ें हुई और मज़ा आया। एक और थिएटर गुरु हैं मानव कौल, उनके साथ भी खूब काम किया आपने। नहीं खूब नहीं, एक प्ले किया था, पहला प्ले। उनको भी थिएटर गुरु कहा जाता है कि नहीं? उनको पहली बार मैंने सुना था, ये थिएटर में एक शब्द होता है दादा, हाँ। तो मानो दादा वो पहली बार मैंने दादा, दो दादा मैं पहली बार मिले मुझे, एक मानव दादा एक कुमुद दादा। कुमुद भाई उस प्ले में मुख्य भूमिका कर रहे थे जो मैंने पहली बार किया। शक कौन सा? ये था ऐसा कहते हैं, एक म्यूज़िकल प्ले था 2000 मतलब जो भी था साल 17 या 18। कमाल के, हम लोग कुमुद मिश्रा की बात कर रहे हैं, बहुत कमाल के एक्टर। भी मैं पिछले दिनों उनका और शुभ्रज्योति बराड़ का जो नाटक है पुराने चावल, गए थे आप अभी, कमानी में था जी, तो वो देखा मैंने, बहुत अद्भुत नाटक वो। बहुत बढ़िया। हाँ। पहली बार और तब ना नई आई थिंक, तब नई कुछ साल पहले आई थी 1971 एक फिल्म है जिसमें मनोज वाजपेयी और पीयूष मिश्रा ने वो लिखी। अनफॉर्चुनेटली उस फिल्म की उतनी चर्चा बात नहीं हुई, बहुत पीयूष भाई कहते थे तब जब हम लोग मिले थे, जब आई वो थी, तो वो अक्सर क्या करते थे कि यार इस फिल्म का ना मतलब इस फिल्म के साथ वो हो गया कि वो प्री मैच्योर होके ही वो चीज़ आ नहीं पाई बाहर, लेकिन वो फिल्म बहुत बढ़िया थी, उन्होंने लिखी भी थी। तो खैर मैंने पहली बार इतने सारे कमाल के एक्टर्स एक साथ देखे और उनमें से कुछ लोगों को तो हम जानते थे, जैसे मनोज सर हैं, मनोज वाजपेयी। मानव कौल को और कुमुद भाई को देखा था उस फिल्म में और तुरंत कुछ दिनों बाद ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उनके साथ प्ले करने का मौका हुआ। तो मेरे लिए तो ये था कि अरे यार इतने कमाल के एक्टर हैं, इनके साथ तो काम करना ही है। वो मेरा पहला प्ले था वो, तो वही बहुत बढ़िया था और बहुत कुछ सीखा उनसे। हाउस मानव एज अ डायरेक्टर उस ज़माने में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और बहुत ज़्यादा, क्योंकि आई थिंक ही वाज आल्सो ग्रोइंग एज अ पर्सन एंड ही वाज वेरी क्लोज एंड वेरी सेइंग स्ट्रिक्ट, यू वांट टू से क्रूर? क्रूर, हाँ कहा जा सकता है, लेकिन सॉरी मानव। हाँ मैं भी सॉरी मतलब वो बहुत ज़्यादा, उसका ना बहुत ज़्यादा पैशनेट था वो हर चीज़ को लेके, और आई थिंक वो अपने विजुअल्स को लेके, और अगर आपने मतलब लोगों ने अगर उनके नाटक देखे हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा लेयर्स होती हैं, तो वो उन चीज़ों को लेके, उन विजुअल्स को लेके बहुत ज़्यादा स्टिफ रहते थे। इनफैक्ट हमारे साथ नहीं, हम तो नए हैं, कुमुद भाई को भी उन्होंने 2-4 बार डांटने से वो चूके नहीं हैं, क्या रे आप समझ नहीं रहे, मैं ये चाह रहा हूँ आप ये करिए। तो वो वैसा, और कुमुद जी का और कुमुद जी का वैसा होता था कि वो ऐसा होते थे, सॉरी मानो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो जब कुमुद मिश्रा का ये एटीट्यूड है तो हमारे तो मतलब कोई औकात ही नहीं, हम तो बस यूँ खड़े, अच्छा ठीक है जब बताइए जो भी है। लेकिन मानव से उस प्ले के दौरान, मानव था उसमें डायरेक्ट ही कर रहा था, कुमुद भाई थे, गोपाल जी थे, गोपाल दत्त क्योंकि म्यूज़िकल था तो गोपाल दत्त ने म्यूज़िक उसका पूरा गाने सारे काफ़ी
बनाए थे। इनफैक्ट उसमें से एक कई गाने अब वो करते हैं जो उन्होंने आपके साथ भी जी किया है। ललन टॉप अड्डे पे किया था। हाँ, तो वो जो गुरुजी आप तो गुरुजी मैं आप बोला। तो मैं बोला, ये हमने उस जमाने में सुने हैं। अच्छा हाँ। हाँ। गोपाल भाई के पास बहुत कमाल के हाँ, गाने। तो उनके साथ भी एक मुझे लंबी बैठ की रिकॉर्ड करनी है। अरे वो तो कमाल है, तो इसलिए मुझे इतना मज़ा आता है। तो ये सारे गाने जो उन्होंने बनाए हैं, ये एक एक छोटे छोटे किस्से ऐसे हुए हैं शराब पे रिहर्सल के बाद, ऐसे ऐसे कि अरे भाई मैंने एक गाना बनाया है, हमारे वो दादा है गुरुजी आप तो मैं गोला। तो हाँ, वो बहुत बहुत कुछ सीखा उस शुरुआती दौर में उन लोगों से। पर इस दुनिया में दाखिल होने का ख्याल कैसे आया? पिताजी बैंकर, माताजी होममेकर, बेटा एक्टर, कोई कोर्स वगैरह किया? मतलब एक्टिंग में तो ये 7-8 साल का जो थिएटर का जो एक्सपीरियंस था, यही एक तरह से कोर्स था। क्योंकि मैं पहले थोड़ा बहुत काम बिहाइंड द कैमरा कर ही रहा था। फिल्म मेकिंग का मैंने कोर्स किया था, जिसमें डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, बॉम्बे से ही एक साल का कोर्स नॉट था। वर्थ टेकिंग नेम? हाँ, मतलब अब वो शायद है भी नहीं। मेरी दिलचस्पी इसलिए है कि लोगों के मन में आता है कि क्या एक्टिंग का कोर्स करना चाहिए, क्या 1 साल 2 साल 3 साल रह के एक्टिंग सीखी जा सकती है, या थिएटर करके करना चाहिए, या सीधे आप छोटे रोल बड़े रोल, हाउ डज इट वर्क? मेरे ख्याल से तो ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मतलब मेरे लिए तो इतनी इम्पोर्टेंट थी कि जैसे होता है ना कि बम्बई में बहुत आम है कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं और आपके आसपास लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो आप उन्हीं से पूछते हैं कि भाई क्या करना चाहिए। तो मेरे केस में मैंने भी यही किया, और इत्तेफाक से लोग काम कर रहे थे, क्योंकि मैं थोड़े समय के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर भी था एक्टिंग में आने से पहले। तो कई लोगों से पूछा तो उन्होंने वही कहा कि भाई वो बहुत ही आम बात है, आप फ़ोटोज़ वगैरह जो भी है पोलियो करवाइए और ऑडिशन देना शुरू करिए। तो मैंने वो किया और ऑडिशन देने शुरू भी कर दिए, और इत्तेफाक से 1-2 शोज़ में, टेलीविज़न शोज़ में बात बन भी गई। लेकिन वो इतना ज़्यादा अर्ली था इन माई स्टेज कि मैंने मना कर दिया। और यही आता काम कौन मना करता है? हाँ, तो एग्जैक्टली उस समय इतनी ज़्यादा अकल भी नहीं थी, और शायद ये कौन सा शो था? वो छोड़ी थे, कुछ बड़ा शो था कोई टेलीविज़न का उस सास जमाने। बहू वाला? हाँ, ऐसा ही कुछ था। और वो जो होता है ना कि छोटा बेटा बनेगा। हाँ, और वैसा था कि तो सुनिए, आपका सिलेक्शन हो चुका है और आप ना, हमारा जो शो है वो लीप ले रहा है अब 20 साल, और अब जो यंग जनरेशन है उसमें आप उसके बेटे और ये तो यहाँ से कहानी ऐसे आगे बढ़ेगी। तो मैंने कहा नहीं थैंक यू, लेकिन नहीं। तो उनको भी जैसा आपका रिएक्शन था, उन्होंने भी यही कहा, और जो कि वाजिब है। मैं भी अगर उनकी जगह होता तो शायद यही रिएक्ट करता कि क्या मतलब, नहीं हो गया है तो आप क्या कह रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तैयार नहीं हूँ। तो बोले तैयार नहीं हो क्या मतलब होता है कि तैयार नहीं हो मतलब? मैंने कहा नहीं, मैंने तो अभी ये चीज़ शुरू की है और मैं अभी और कुछ करना चाहता हूँ। तो मेरे दिमाग में उस समय कोई दूसरी क्लैरिटी थी या नहीं, लेकिन ये थी कि मुझे अभी थिएटर करना है। क्योंकि अगर मुझे ये काम करना है, मैं समझता हूँ कि एक लंबे अरसे तक करना है, तो मुझे इसमें ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं तब तक थिएटर जाना मैंने शुरू कर दिया था प्लेस देखने के लिए, और मैं ऐसे लोगों को देखता था वहाँ पे जिनको देख के इंस्पायर होते हैं आप, और आपको लगता है कि यार ये करना है। और जब आपको लगता है कि ये करना है, तो आपको लगता है कि भाई अगर ऐसा करना है तो फिर आपको उसमें ट्रेन होना ज़रूरी है। ठीक। तो इसलिए वहाँ से फिर एक दूसरी चीज़ शुरू घर हो पे गई। जब बोला कि मुझे एक्टिंग का कोर्स करना है, घर वालों की स्मूथ रिएक्शन थी? बहुत लेट बोला उन्हें। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कर चुका था 1-1.5 साल। किसके साथ? आनंद राय के साथ इनिशियली मैंने काम किया। आनंद राय जिन्होंने तनु वेट्स मनु, रांझना, ये सारी फिल्में बनाई। इनफैक्ट जब तनु वेट्स मनु पार्ट 1 लिखी जा रही थी, तभी मैंने उनको छोड़ा। मैंने कहा कि अब मैं एक्टिंग की तरफ रुख करना चाहता हूँ। उसके पहले तो उन्होंने वो थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक टाइप की फिल्में हाँ, बनाई तो थी। इनफैक्ट वो फिल्में जब इनिशियली बन रही थी, वो बनने थी पहले फारूक शेख साहब के साथ इनिशियली, जब उन्होंने प्लान की थी। कौन सी? थोड़ा लाइफ थोड़ी मैजिक, जो भी उसका नाम था, थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक। अरे यार एडी आप थे, नाम में याद रखो, ऐसे मत करो। थोड़ी लाइफ थोड़ा मैजिक। हाँ। तो वो पहले बन रही थी उनके साथ। जब मैं उसमें एज एन एडी मैंने ज्वाइन की थी वो फिल्म, फिर वो रुक गई किसी वजहों से, फिर वो हुआ नहीं। इनफैक्ट तो पूरी टीम जो थी यहाँ वहाँ चली गई, मैं उनके साथ जुड़ा रहा क्योंकि वो कुछ और काम कर रहे थे। टेलीविज़न में कुछ 1 आवर स्टोरीज़ बनती थी, उसमें वो कुछ कर रहे थे, तो मैं उनके साथ जुड़ा रहा थोड़े समय के लिए।
तो खैर फिर थोड़े समय के बाद मैंने उन्हीं से सबसे पहले कहा था कि मैं अब एक्टिंग करना चाहता हूँ। तो उन्होंने ऐसे ओके ठीक है ऐसे देखा भी। तो खैर फिर मैंने कुछ वर्कशॉप्स की और कहाँ से हुई थी शुरू कि आप पूछ ये रहे घर थे पे जब बताया कि हाँ, एक्टिंग करनी है तो क्योंकि मैं ये सब काम कर ही रहा था तो उनको पता था कि काम कर रहा है और ठीक ठाक थोड़े बहुत पैसे भी आ रहे हैं तो काम तो कर रहा है। तो तब कुछ ऐसा सवाल नहीं उठा और धीरे धीरे मैं एक्टिंग में मैंने प्ले की रिहर्सल शुरू कर दी थी करना और मैं ये कर रहा था। और फिर आई थिंक जब पूरा प्ले तैयार हो गया तो एक दिन मैंने उनको सीधा बुलाया ही देखने के लिए। और होता क्या है सौरभ भाई कि जब आप मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं ना तो आपके पेरेंट्स आप जो कर रहे हैं अगर कुछ नया कर रहे हैं तो हो सकता है उनका उस पर विश्वास ना हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनके मन में उनके लिए इज्जत है, जिन्हें वो समझते हैं यार ये अपनी फील्ड में कुछ बड़े लोग हैं, अगर वो आपकी पीठ थपथपा दें और कहें कि यार ये अच्छा है और ये अच्छा एक्टर है और ये अच्छा काम कर रहा है तो उनका विश्वास ऐसा कुछ 100 गुना बढ़ जाता है जी। तो वो हुआ जब मैं इन सब के साथ काम कर रहा था, चाहे वो मैक्स सर हों या बाकी लोग हों, तो फिर उनका धीरे धीरे विश्वास ये बढ़ने लगा कि ये जो कर रहा है थोड़ा हो सकता है समय लगे लेकिन रास्ता करेक्ट है। अब सीधे अभी के रास्ते पे आ जाते हैं। जी। मिर्ज़ापुर सीज़न 3 जिसमें जो सबसे अहम किरदार है वो अली फजल के गुड्डू का और आपका है, मतलब ये पूरी तसल्ली यही है कि गुड्डू पंडित वर्सेस शरद शुक्ला, जिसमें आप रति शंकर शुक्ला के बेटे बने हैं। रति शंकर शुक्ला जिनका किरदार अभी हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, बहुत कमाल के एक्टर शुभ्रज्योति बराट ने किया है। सीरीज में आप रति शंकर के बेटे बने, कभी आप मिले हैं उनसे, शुभ्रज्योति जी से? शुभ्रो जी से मैं मिला हूँ जब हम वो सीज़न 1 में सीन शूट कर रहे थे तब। उसके पहले क्योंकि वो भी थिएटर से ही हैं जी, तो मैंने उनके प्लेस देखे हैं। वो एकजुट में थे, एकजुट जो नादिरा ज़हीर बब्बर जी का प्ले थिएटर ग्रुप है, उसमें वो बहुत सालों लगातार काम करते रहे, बहुत बढ़िया सिंगर रहे हैं वो ऑन स्टेज। अच्छा, मतलब उनकी कास्टिंग होती थी प्लेज में इस वजह से भी कि वो गाते अच्छा हैं ऑन स्टेज। इनफैक्ट इनिशियली मुझे भी याद है जब इसी ग्रुप में ये बात भी होती थी, कुमुद जी और मानव वगैरह ने जब उनके साथ काम करना शुरू किया, एक पार्क नाम का प्ले था जब पहली बार काम हुआ उनके साथ, उन्होंने जब किया तो वो सिंगिंग खैर बहुत अच्छी करते थे, थिएटर में उनका बहुत नाम था कि यार ये बहुत बढ़िया एक्टर भी है सिंगर भी है। तो तब मुलाकात होती रही कई बार। मैंने जब शुरुआत की फिर सीधा हमारी मुलाकात हुई जब हम उस गंगा नदी के पास रात को 2-2:30 बजे गाड़ी में बैठ के वो सीन शूट कर रहे थे मिर्ज़ापुर सीज़न 1 का। तो तभी हुई मुलाकात और वहीं से शुरू हुआ। वो सीन बहुत बढ़िया लिखा गया था आई थिंक, क्योंकि सारी कास्टिंग तो हो चुकी थी सीज़न 1 में और मेरे सामने मेरे हिस्से बस ये एक सीन आया। लेकिन वो सीन जब मैंने पढ़ा तो जैसे कहते हैं कि वो एक प्रॉपर बिगिनिंग मिडल एंड हो किसी सीन में या किसी स्क्रिप्ट में तो माना जाता है कि अच्छा लिखा है, तो वो चीज़ उसमें थी तो मज़ा आया पढ़ा। और थोड़ा इस बात को उदाहरण समझाएंगे, बिगिनिंग मिडिल एंड किसी सीन का? जैसे मैं अपने सीन की बात करता हूँ तो उसमें क्या है कि एक नया किरदार, कहानी में मुख्य किरदार हैं कालीन भैया, मुन्ना, गुड्डू, बबलू सीज़न 1। अब इस बीच जब कहानी शुरू हो चुकी है, 3-4 एपिसोड हो चुके हैं, तो बीच में एक नया किरदार आता है और वो नया किरदार आ रहा है तो अब वो नया किरदार को आप उसको बहुत प्रॉपर तरीके से अच्छे तरह से इस्टेब्लिश करना है क्योंकि आगे चल के वो कहानी में मुख्य हो जाएगा। तो अब जब वो आता है तो पहले होगा उसका इंट्रोडक्शन कि पता चले ऑडियंस को कि वो कौन है। तो वो आता है और पता चलता है कि ये रति शंकर शुक्ला का बेटा है जो पढ़ा लिखा आदमी है, नंबर 1। नंबर 2, पिताजी चाहते हैं कि वो उनके काम में आ जाए, उनकी दुनिया का हिस्सा बन जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि मुझ में और कालीन भैया में जो डिफरेंस है, जो मैं नहीं हो पा रहा हूँ, वो तुम आ जाओगे तो वो कमी पूरी हो जाएगी क्योंकि तुम हो ज़हनी इंसान, बल और बुद्धि का समन्वय है। हाँ। तो वो कहता है कि मुझे इस दुनिया में नहीं आना है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आया, उसी कैरेक्टर ने जिसने अभी अभी इंट्रोडक्शन ही लिया था उसने कॉन्फ्लिक्ट भी पैदा कर दिया कहानी में। फिर पता चलता है कि वो नहीं करना चाहता है, उसको क्यों करना है, सारी चीज़ें। अब सबसे बड़ा मोटिव वो जो फादर है वो उस कैरेक्टर को देता है कि हमें मिर्ज़ापुर चाहिए शरद, जो कि एक आर्क रही सीज़न 2 और सीज़न 3 तक भी। तो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट बीट उसी कैरेक्टर से अटैच हो रही है।
ये सारी चीज़ें चल रही हैं और ऑलरेडी वो कैरेक्टर जो है अच्छे से इस्टेब्लिश होता जा रहा है। अब फाइनलिटी जो उसकी ये है कि एंड तक आते आते उस सीन में वो कमेंट कर रहा है और सजेस्ट कर रहा है एक ऐसी चीज़ जो रिलेट करती है कालीन भैया से और मुन्ना से, जो कहानी का मुख्य किरदार है, कि अगर आप कालीन भैया को उन पे अटैक करना चाहते हैं तो न्यूट्रल ग्राउंड पे करिए। और रतिशंकर शुक्ला सुन लेता है, रादर खुश होता है। और मुन्ना जिसको हम देख रहे हैं कि यार वो किसी को देखता नहीं है, जो चाहे वो करता है, मनमौजी है, उसके बारे में कह रहा है कि और उससे आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि वो तो कमज़ोर कड़ी है। तो ये सारी चीज़ें राइटिंग में आपको ऐसे उस कैरेक्टर को खड़ा कर देती हैं कि आपको लगता है यार पहले ही सीन से आप नोटिस कर लेते हो कि यार ये कि इतना इंपॉर्टेंट है और इतनी वजनी बातें कर रहा है। तो अचानक से वो उसकी जो पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग आ जाती है एक ही सीन में। तो इसको कहा जा सकता है कि उसकी प्रॉपर एक बिगिनिंग है कि इंट्रोडक्शन हुआ, फिर एक मिडल है जब कॉन्फ्लिक्ट आया, फादर बात कर रहा है, ये हो रहा है, और एंड में वो एक ऐसा कमेंट करता है जो ऑडियंस को भी लगता है कि अरे यार हाँ बात तो सही कह रहा है। और जो रतिशंकर शुक्ला का कैरेक्टर है वो खुश, वो अभी जो इतना ज़्यादा गुस्से में था, फ्रस्ट्रेटेड था, वो शांत हो जाता है कि बस ये सही चीज़ है, ये मुझे मिल गया। और कहानी में भी वही होता है आगे। तो ये एक वैसा है कि एक प्रॉपर बिगिनिंग है, मिडिल है, एंड है। आपने कहा मिल गया, कैसे मिला ये रोल? और भी किसी रोल के लिए ऑडिशन किया था? और नहीं, ऑडिशन तो नहीं किया था, लेकिन मुन्ना के रोल के लिए? हाँ, मुन्ना का रोल मतलब ऑडिशन उसका ऐसा था कि हमेशा से ये एक इच्छा रहती थी कि यार कोई भी एक अच्छी स्क्रिप्ट आए, कंटेंट आए। और उस दौरान तो ऐसा होता था आए बाएँ शाएँ हर जगह आप यहाँ ऑडिशन दे रहे हो, वहाँ दे रहे हो, जो भी अच्छी फिल्म बन रही है, जो भी काम हो रहा है, और आप चाहते हो कि आप उसका हिस्सा बने और गाड़ी जो है आगे बढ़े। तो जो कास्टिंग में हैं, अभिषेक बैनर्जी, वो अच्छे दोस्त हैं, तब भी थे, आज भी हैं। तो ये आप अभिषेक बनर्जी को एक्टर के तौर पर भी जानते हैं, जिसमें उनका सबसे मशहूर किरदार हथौड़ा त्यागी इसमें जो पाताल लोक में है, और मिर्ज़ापुर में भी जो कंपाउंडर का रोल किया, जो मुन्ना के दोस्त होते हैं सीजन 1 में करीबी, और स्त्री में भी हैं वो। जी, स्त्री में भी। और कास्टिंग के तो बड़े डायरेक्टर हैं ही। तो वो ये जानते हुए कि जो भी प्राइमरी कास्ट है उसमें मैं कहीं फिट नहीं होता हूँ उस तरह से, क्योंकि मिर्ज़ापुर में अब जैसा हम कह भी सकते हैं, जैसे हमने तीनों सीज़न देखे हैं, कि कास्टिंग बहुत ऑन पॉइंट रही है। इसी वजह से आई थिंक कैरेक्टर्स उतने ज़्यादा लोग रिलेट कर पाए या पॉपुलर हुए। लार्जली कुछ एक कैरेक्टर्स को लेके मेरी ना इत्तेफाकी है कि वो ढो नहीं पा रहे हैं उस वजन को, पर लार्जली हाँ बहुत अच्छी कास्टिंग हुई। बिल्कुल, नहीं आप तकरीबन सही भी हैं। तो क्या मैं कह रहा था, हाँ, तो ये हुआ कि हमने उनसे कहा कि भाई क्या क्या हैं कैरेक्टर्स जो भी हैं प्राइमरी, उसमें मैं किस में कर सकता हूँ। तो पता था कि नहीं, मुन्ना में नहीं, गुड्डू में नहीं। मतलब मैं अगर उसकी जगह होता तो मैं भी ये कहता हाँ यार, ना मुन्ना, ना गुड्डू, ना बबलू, ना कालीन भैया, मैं इन चीज़ों में उतना ज़्यादा फिट नहीं हूँगा। सबसे पहले किसकी कास्टिंग लॉक हुई थी उसमें? सबसे पहले मेरा ख्याल है पंकज त्रिपाठी? नहीं, आई थिंक पंकज जी की हो गई थी, लेकिन लड़कियों की शायद पहले हुई थी, जैसा कि मेकर्स बताते हैं। गुड्डू और मुन्ना में बड़ा वो रहा था कि अली को पहले वो चाहते थे कि मुन्ना करे, लेकिन अली शायद गुड्डू करना चाहता था। दिवेंदु को वो बबलू में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन फिर बाद में बहुत चेंजेस हुए। अच्छा, आई थिंक होता ये है, और ये पहले भी हो चुकी हैं ऐसी चीज़ें, कि जब आपके हत्थे 2-4 कुछ अच्छे एक्टर्स आ जाते हैं तो फिर आप, और उसमें रोल 3-4-5 होते हैं, तो आई थिंक फिर मेकर्स का ये होता है कि एक्टर्स को मैं लेट गो नहीं करना चाहता, लेट्स फिगर आउट कि कौन किस में जा सकता है। अगर इसमें नहीं हो पा रहे हैं तो क्या हम इसमें कर लें। ये पहले भी कई बार हुआ है। तो आई थिंक वही एक उनकी प्रक्रिया थी और वो हो गया। हमने मुन्ना के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन ये जानते हुए कि नहीं हुआ, ज़ोर ज़बरदस्ती से करवा लिया। फिर उनकी शूटिंग शुरू होने वाली थी। फिर कुछ 15-20 दिन पहले आई थिंक एक्सेल मीडिया एंटरटेनमेंट से, जो प्रोडक्शन हाउस है, और डायरेक्टर से फ़ोन आया कि एक छोटा सा वाहिद एक रोल बचा है, जो अभी तो सिर्फ एक सीन है, लेकिन मुमकिन है अगर आगे के सीजन्स आए तो ये कुछ बढ़ेगा। अगर, और मतलब ये 2017 की बात है, लॉन्ग फॉर्मेट ही इंट्रोड्यूस हुआ था, सीरीज़ अभी बन ही रही थी, कुछ आया नहीं था जी। तो सीज़न 2-3 तो लॉन्ग शॉट है, वो तो अभी पता ही नहीं उसके बारे में क्या होगा। तो खैर, जैसा कि मैंने कहा, कहानी अच्छी लगी और इसका हिस्सा बनने की एक इच्छा थी, तो किया और आगे बढ़ गए। फिर ऐसे ऐसे चीज़ें, फिर सीज़न 1 इतना बड़ा हो गया। सीज़न 1 के एंड में मेरे कैरेक्टर को उन्होंने एक बहुत ही प्रॉमिसिंग तरीके से कमिट कर दिया कि अगला सीज़न जो भी हो, सीज़न 2,
किरदार कैसे भी आगे बढ़े, लेकिन ये किरदार रति आगे शंकर का लौंडा आके बदला लेगा तो कालीन भैया से। बिल्कुल, तो ये एक प्रॉमिस हो गया। वर्सेस मिर्जापुर। और हम अभी उस कैरेक्टर के फादर की बात कर रहे थे, मेघना मलिक ने जी मदर का रोल निभाया, उनके साथ कैसा रहा कोलैबोरेशन? वो भी हम लोग के लिए सरप्राइज था, मेरे ख्याल से इसी सीजन में वो उतना प्रोमिनेंट रोल है। 2 में भी इंट्रोड्यूस हो गई थी, लेकिन हाँ, पर वो 3 में इंट्रोड्यूस भर ही था। हाँ 3 में और ज्यादा उनमें लेयर जुड़ी और बहुत बड़ा, वो बहुत मतलब मिर्जापुर को देखने का एक तरीका ये भी है कि एट द सरफेस ऑफ इट ये बहुत सारे मेल ईगो की कहानी दिखती है, लेकिन 3rd सीजन तक आते आते बहुत ही फीमेल प्रोटैगनिस्ट भी कैसे रन कर रहे हैं, चाहे वो बीना त्रिपाठी का किरदार हो जो रसिका दुग्गल प्ले कर रही हैं, गोलू गुप्ता का किरदार हो जैसे श्वेता त्रिपाठी कर रही हैं, त्यागी परिवार में भी महिलाएं, उनका भी एक थोड़ा सा उनकी मदर कैसे इंटरफियर कर रही है सब जगह। फिर और वो जो इश्ता कर रही हैं माधुरी यादव किरदार, वो तो है, तो वो भी एक पैरेलल चल रहा है कि सिर्फ वो मेल ईगो की टसल नहीं है। जरीना का किरदार वो भी थोड़ा सा शेड लेके आया कुछ इसमें। जबकि आप देखिए, मतलब मुझे लगता है ये ना मिर्ज़ापुर की लेखनी में आई थिंक ये खूबसूरती सीजन 1 से थी कि जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनका भी जो ड्रामा है, लाइक फॉर एग्जांपल सीजन 1 में एक बहुत ही मेरा वन ऑफ द फेवरेट सीन्स है, जो मुझे वो एक्टर भी बहुत ही पसंद है, जो वसुधा पंडित का रोल करती हैं, शीबा जी। अरे शीबा चड्ढा की बात कर रहे हैं हम लोग। शीबा चड्ढा और राजेश तेलंग मेरे वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स हैं मिर्ज़ापुर में जी, और वो किरदार भी। तो उसमें एक सीन है परचूनिया की दुकान पे कि एक मिडिल क्लास की, मिर्ज़ापुर की एक मिडिल क्लास माँ, अचानक से उनका बच्चा अगर उन्हें ये लगने लगा कि भाई अब वो थोड़ा हो गया एकदम बाहुबली टाइप, थोड़ी उसकी चलती है, तो वो कैसे उस पावर को एक्सरसाइज करेंगी, वो थोड़ी ना बंदूक चलाने लगेंगी। तो उनका ये होता है कि भाई उनको अभी नया नया पता चला है कि मेरा बेटा कुछ, उसकी हवाबाजी थोड़ी, उसकी हवा बन गई है, तो वो कहती हैं कि वो जो किराने वाला परचूनिया है वो हमको इज्जत नहीं देता है, हमको अच्छा नहीं लगता, तुम चलोगे हमारे साथ। तो वो इतना कमाल का खूबसूरत सीन है कि उनका इतने में ही काफ़ी है कि वो जो किराने वाला है वो हमसे इज्जत से बात करे, जो हम पूछ रहे हैं वो दे दे, हमें पंडिताइन ना कहे, हमें भाभी जी करके पुकारे, बस उनका इतना ही है। तो ये कितनी एक खूबसूरत लेयर ऐड, और काम भी बहुत अच्छा है। वो जब मिलने जाती हैं जेल में रमाकांत पंडित से, गुड्डू से पहले जिस तरीके से उनका है, फिर बाद में इतना सब कुछ खोने के बाद। इनफैक्ट मैंने इस सीज़न को देखने के बाद भी मैसेज किया उनको कि मैम आपका काम बहुत 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 सुंदर, एंड तेलंग साहब का काम है। और उसमें जो सबसे फेवरेट सीन है सबका ही, जो मिर्ज़ापुर फ्रेंचाइजी देखते हैं, जिसमें वो लंच कर रहे हैं और वो बगल में आके चाकू दिखाते हैं और वो बंदूक निकाल के जो तमचे आते हुए लाते हैं। बहुत बढ़िया। तो फिर कहाँ पे शूट होता है इसका? मिर्ज़ापुर का शूट बनारस? हाँ जी, बनारस में आसपास, चुनार, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में भी हमने शूट किया है, और लखनऊ में होता है, लखनऊ के आसपास बाराबंकी, किडवई हवेली है, जो मेरा घर जो है शुक्ला कोठी, किडवई हवेली है पूरी वाइट। द ग्रेट लाइन प्रोड्यूसर रति शंकर जी, रति शंकर। जरा ये कहानी बता दीजिए दर्शकों को। क्या? एक पर्दे के रति शंकर, एक असल में भी रति शंकर है। हाँ, एक रति शंकर त्रिपाठी जी हैं, बनारस के हैं, और मतलब लोगों को शायद याद भी होगा कि वो वासेपुर में उन्होंने एक रोल किया था, गैंग्स ऑफ वासेपुर में, जहाँ से वो मतलब वो फेस पॉपुलर काफ़ी हुआ था, और अभी सीजन 3 में भी हैं, वो लॉयर का रोल किया उन्होंने जी, राजेश जी के ऑपोजिट जो लॉयर है। तो रति शंकर त्रिपाठी जी हैं, उनका दबदबा है, उनकी चलती है, उनकी इज्जत बहुत है, प्यार बहुत है और उनका बड़ा सहारा होता है आपको कहाँ अगर शूट करना है उस एरिया में, तो आपको लोकेशनें अगर मिलने में मुश्किल हो रही है। हाँ, जौनपुर के रति शंकर का तो नहीं पता, लेकिन इनका रति शंकर त्रिपाठी का तो हाँ, मतलब वो आदमी इतना आराम से, शांति से, वही होता है ना, जब आदमी में वजन होता है तो वो शांत होता है, तो चीज नहीं कर रहा होता है, वो एक कुर्सी डाल के बैठ जाते हैं और अपनी सारी जो कॉन्वर्सेशन, जिनकी मीटिंग्स होती हैं वो वहीं करते हैं, सेट पे ही, जब शूटिंग चल रही है। और हाँ, लेकिन उनके होने से हमने सीज़न 3 में भी कुछ ऐसी बहुत, इस बार कुछ और कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल लोकेशंस थी, जैसे घाट एक है, बालाजी घाट, जो बैठक जो हुई है इस बार सीजन 3 में, जो बड़ी बैठक हुई है, जो दिखा दिया है कि इलाहाबाद में, जी, वो कहाँ पे शूट किया है? बालाजी घाट है एक, बनारस में ही, मतलब
बालाजी घाट के नाम से है, एकदम नदी के नीचे जाके बहुत बड़ी हवेली है। तो आप जो रोड है उसकी पतली पतली गलियां हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ भी नहीं जाती। तो हम एक चौक पे उतर जाते थे और वहाँ के जो लोकल लौंडे हैं वो अपनी बाइक्स लेके तैयार होते थे और वहाँ पे उनके लगा के एकदम पूरा मफलर अपना ओढ़ के चलते गमछा पहुंचे थे। बड़ी अच्छी लोकेशन है वो, क्योंकि उसमें जो ओपनिंग शॉट आते हैं नदी किनारे के, तो सड़क से फिर वो हवेली है और फिर हम नीचे की तरफ उतरते हैं उसमें अलग अलग हिस्सों से उस हवेली में। उतरते उतरते जो सबसे नीचे उसका जो फ्लोर है वहाँ पे थी वो बैठक, और वो एकदम नदी के बहुत करीब है वहाँ पे। तो मज़ेदार था। बैठक बुलाओ, बैठक बुलवाई, ये इतना बैठक बुलवाइए, इतना वायरल हो रहा है मीम। शरद बैठक बुलवाओ। पंकज जी अद्भुत है। पंकज जी के साथ तो मतलब मुझे काम करना तो चलो ठीक है, वो तो एक बहुत सालों से एक आपका वो होता है कि यार इस इंसान के साथ काम करना है, कभी आप सोचते हो ना। इसलिए मैंने अभी कुछ एक्सपीरियंस के बाद ना बहुत ज़्यादा सोचना और बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना छोड़ दिया है कि पंकज जी को इस चीज़ का पता भी है। उनका एक बहुत पहले एक शो आया था पाउडर, तो और वो उनके दिल के आज भी बहुत करीब है। बहुत अच्छा शो है, और मैं तो कई दफ़ा सोचता हूँ कि अगर वो आज के ज़माने में रिलीज़ होता तो क्या बज़ होता उसका। और वो अभी भी कतराते नहीं है बोलने से। जैसे हम लोग कभी कभी नाम नहीं लेते हैं, कभी इंटरव्यूज ऐसे चल रहे हैं तो हम प्रमोशन कर रहे थे तो किसी ने कुछ पूछा मेरे और पंकज जी से रिलेटेड कुछ चीज़, तो मैंने जिक्र किया उसका कि एक शो था और वो ऐसे ऐसे ऐसे, तो खुद ही बोले, वो बाजू में बैठे थे, अरे पाउडर, तो पाउडर था और ऐसा था, ये हुआ था। तो तब से मतलब मुझे ये था कि यार हम सबका ही था कि यार क्या कमाल के एक्टर हैं, कभी इनके साथ कुछ एक आध सीन कहीं मिले तो कितना मज़ा है। नहीं पता था कि एक आएगा पूरा सीज़न ही उन्हीं के साथ होगा। हाँ, मतलब तो ज़्यादातर सीन में आप लोग साथ ही हैं। हाँ, तो बस ऐसे ही उनके साथ, जैसे हम आप तो मतलब जानते हैं, उनके अच्छे दोस्त हैं। वो बैठे बैठे बात करते करते कि भाई यहाँ पे क्या अच्छा उगता है, यहाँ पे खाने को क्या मिलता है, और वो विंध्याचल की वो जो चीज़ें हैं, पूर्वांचल कैसा है, ये वो करते 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 ही सीन शुरू। तो बड़ा ही सुकूनदायक काम होता है उनके साथ। इंटरेस्टिंग। क्या फीडबैक मिल रहा है अभी इतना प्रोमिनेंटली? एक्सपेक्ट नहीं किया था, अनप्रेसिडेंटेड है थोड़ा कि मतलब समय लग रहा है मुझे। सीज़न 3 को लेके ये लगता था कि जैसा आपने भी शुरुआती अपने उसमें कहा कि एक ऐसी आर्क है सीज़न में कि गुड्डू है और शरद है। तो फ्रैंकली अगर कहूँ तो मुझे लगता था कि हाँ इस सीज़न में एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ है, एक इम्पॉर्टेंट रोल है और देखते हैं कैसा होगा। लेकिन ये नहीं सोचा था कि रिलीज़ के बाद इस तरह की एक जिम्मेदारी वाली कमेंट्स, प्रतिक्रिया आने लगेंगी कि आपके ऊपर ही काफ़ी चीज़ें थी और ये। लेकिन अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत मुश्किल था ये सीज़न, कई सारी लेयर्स ऐड हुई थी इस किरदार में। इमोशनल लेयर्स पहले नहीं थी इसमें। एक तरीके का एक स्ट्रैटेजिक इंसान ही दिखा सीज़न 2 में, किसी स्ट्रैटेजी कैसी रहती है उसकी, दिमागी इंसान है, पीछे रहता है, आगे नहीं आता है, यही था एक जिस पे खेला जा रहा था। सीज़न 3 में एक उस तरह से इंसान आया कि भाई, और वो एक सीन भी है कि आप मतलब जहनी इंसान तो हैं लेकिन पूर्वांचल को लीडर की ज़रूरत है, तो आप लीडर हैं क्या? तो एक फ्रंट फुट पे आने वाली जो एक बात होती है, सबका सपोर्ट लेके चलने वाली एक जो बात होती है, एक इमोशनल लेयर भी है, चीज़ों को बदलना भी चाहता है, नए रिश्ते तलाश कर रहा है, बना रहा है पंकज जी के कैरेक्टर के साथ या माधुरी के कैरेक्टर के साथ। वो तो इतने अच्छे से कि वो जो एक ईज को कैसे दिखाना है, या अब ईज का लेवल क्या है, तो अब वो रोल, अब वो लिखकर वो मुख्यमंत्री के किरदार के साथ कि कितना स्टिफ रहना है, कितना फॉर्मल, और कितने अब वो कंफर्टेबल होते चले गए आखिरी तक आते आते, बहुत सारी चीज़ें हिंट करते हुए। हाँ, तो वो हर चीज़ सौरभ भाई प्लांटेड थी कि भाई अब इस सीन से इस सीन तक आपको डिज़ाइन चेंज करना है अपने परफॉर्मेंस का, कि अब आप सिर्फ पहले सीन में ही ऑकवर्डनेस, एक दूसरे से अनजान होना प्ले कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे सीन में आप अलाय फॉर्म कर चुके हैं, तो अब आपका एक गठबंधन हो चुका है, तो एक कंफर्ट है, और वो भी आप इसी सीन में कर सकते हैं। तीसरे सीन में दोस्ती हो गई है, चौथे सीन में प्यार होगा, पांचवें सीन में ये होगा, फिर एंड में जो भी चीज़ें होती हैं, तो हर बार आपको वो लेके बारीकी से आगे चलते जाना है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी चैलेंजिंग थी, तो खुशी इस बात की है कि इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा हो रही है, प्यार मिल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, तो बस ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। आपने कहा प्यार मिल रहा है, जिनसे आपको सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है
वो भी एक्टर हैं, उनकी रिएक्शन क्या है? आपकी पत्नी नीलिमा बहुत बड़ी क्रिटिक भी है वो मेरी, मतलब पीछे कुछ ये कुछ तो इन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी मिली होती है, पत्नियों को और पतियों को अपने अपने पार्टनर्स की निर्मम आलोचक होने की। आपके साथ भी होता है। जी बिल्कुल। जिस दिन मेरी पत्नी ये कह दे कि ये काम तुम्हारा ठीक है, मेरे को लगता है मेरी वो ऑस्कर वाली स्पीच कहाँ है, लाओ बोल देता हूँ। इनको पसंद आ गया। तो अच्छा, पहले थोड़ा जब हम नए नए मिले थे, और आई थिंक कब मिले थे? हम लोग मिले थे, हो गया अब 8 साल, आई थिंक 2016 के आसपास। एक ऐड कर रहे थे हम साथ में, कैडबरी का ऐड, कुछ मीठा हो जाए। तो एक्ट कर रहे थे तुम? हाँ, एक्ट कर रहे थे। तो उस दौरान मुलाकात हुई, फिर थोड़ी दोस्ती हुई, फिर 3-4 साल बाद शादी हुई। अब 4-5 साल हो चुके हैं, 4.5 साल। और तो कभी कभी उनका होता है कि नीलू बोलता हूँ मैं, नीलू का, कि वो दबी आवाज़ में समीक्षा करती है, क्रिटिसिज्म करती है। तो एक दो बार मैंने बोला कि आप खुला बोलो तो फिर अब वो खुल के जो भी है, जैसा वो वैसा ही बोलती है। तो काफ़ी चीज़ें उसको अच्छी लगी, और वो आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट ऑडियंस थी जिसने देखा भी। तो मतलब वहाँ से मुझे मोटा मोटा समझ में आ गया था। इनफैक्ट मैंने थोड़ा अंडरवेलमिंग और अंडर प्ले किया था, जैसे कि मैं कह भी रहा हूँ, जो कि मुझे लगता था कि रोल ठीक ठाक है, बट उन्होंने भी वैसे ही कहा कि भाई काफ़ी चीज़ें जो तुम्हारे कंधे पे थीं और तुमने उसको अच्छे से निभाया है, और ये सारी चीज़ें जिसके बारे में अभी हम बात भी कर रहे थे। तो मतलब वहाँ से एक कॉन्फिडेंस थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया कि अब लोगों के रिएक्शंस आने शुरू होंगे, लेकिन ये पहला इम्पोर्टेंट रिएक्शन पॉजिटिव आया है, तो बहुत सही है। आपकी एक और सीरीज आई थी, सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। सुल्तान ऑफ दिल्ली और सुल्तान्स ऑफ दिल्ली? सुल्तान ऑफ दिल्ली। जी। उसका जब वो प्रोमो कराया तो हम लोगों को लगा बड़ा बज़, मैंने लूथरिया ने बनाया, वो उतना रिस्पांस नहीं मिला। पर आप तक किस तरह के फीडबैक पहुंचे? आप हैं उसमें, ताहिराज भसीन हैं। और वो मतलब मेरे लिए तो वो शो करना वॉज कंप्लीटिंग वन बिग सर्कल इन माई लाइफ। उसकी वजह ये थी कि कई साल पहले जब काम शुरू किया था, शुरुआती दौर में, एक बहुत बड़ी फिल्म उन्हीं डायरेक्टर ने बनाई थी, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, जिसमें वेरी स्टाइलिश फिल्म। हाँ, जिसमें मैं लिटरली क्राउड में था। सो आई वॉज वन ऑफ द गून्स, वन ऑफ द हेंचमैन्स विद द मेन एक्टर। तो वो पूरी फिल्म का एक्सपीरियंस मेनली यही था, कभी एक आध लाइन कहीं बोलने को मिल गई तो बोल दी, वरना हम उनके साथ थे। और वो सही भी था, ऐसा नहीं था कि किसी दबाव में वो चीज़ की है। वो शुरुआती दौर था, उस समय इतनी बड़ी फिल्म का हिस्सा हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी आपके सर्कल में, कि आप यार इतनी बड़ी फिल्म कर रहे हैं। और कोई फॉर्मेट नहीं था, OTT लॉन्ग फॉर्मेट कुछ नहीं था, तो वही एक चीज़ें थी कि यार क्या करें। तो वो एक्सपीरियंस था, और मुझे याद नहीं है कि मेरी मिलन सर से उस शूट के दौरान कभी बात भी हुई होगी। अब वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब 7-8 साल बाद हम अपने रास्ते पे, उन्होंने भी और कुछ चीज़ें बनाई, ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई उन्होंने, उसके बाद डर्टी पिक्चर वगैरह और काफ़ी चीज़ें। अब 7-8 साल बाद जब लॉन्ग फॉर्मेट आता है और वो इंसान अपना डेब्यू कर रहा है इस फॉर्मेट में, तो वो एक कहानी लेके आता है जिसके लिए आपको बुलाया जाता है और नरेशन होता है बाकायदा, और फिर आपसे पूछा जाता है कि आप इसका हिस्सा बनना चाहेंगे। तो उस पूरे नरेशन में मैं तो यही सोच रहा था, ऑब्वियसली वो कैरेक्टर बहुत अलग था। मतलब मैं तो इस बात की उनको मैंने दाद भी दी कि आपने मिर्ज़ापुर सीज़न 2 देखा है और आप मुझे ये ऑफ़र कर रहे हैं, क्योंकि वो एकदम फ्लैम्बॉयंट, उसमें ह्यूमर था और उस तरीके की लेयर्स थी उसकी, जो कि लोगों को पसंद भी आया काफ़ी वो किरदार। तो मेरे लिए तो यही था कि यार ये चीज़ सबसे पहले तो इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि ये वो सर्कल पूरा होगा कि ये इंसान के साथ ये मुझे इसी शो में लीड ऑफ़र कर रहे हैं, तो पहले तो मैं यही करूँगा इस वजह से। तो अच्छा था, और क्योंकि मैंने जैसा कहा कि ह्यूमर था उसमें और एक अलग फ्लैम्बॉयंस था, गले में रुमाल बांध के चल रहा है, और मेरे पास एक लिबर्टी थी कि मैं किस OTT प्लेटफॉर्म पे? डिज्नी हॉटस्टार पे। और नंबर्स बहुत अच्छे थे क्योंकि वो शो बहुत बड़ा था और बहुत बड़े लेवल पे प्रमोट भी हुआ, और काफ़ी हॉटस्टार का वन ऑफ द मैक्सिमम नंबर जिसे मिले पिछले साल उनमें से सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो अभी आगे क्या प्रोजेक्ट आने वाले हैं आपके? आगे एक फिल्म है जिस पे काम चल रहा था, जिसकी स्क्रिप्टिंग नरेशन फाइनल जो उसका फाइनल ड्राफ्ट है वो मैंने सुना था 1.5 महीने पहले, मिर्ज़ापुर का ये पूरा शुरू होने से पहले।
तो बहुत ही स्लाइस ऑफ लाइफ 3 दोस्तों की कहानी है, छोटे शहर में बेस्ड है। अब ये चीज़ें एक बार ख़त्म होने के उस पे हैं, तो नेक्स्ट मंथ से फिर से उसको रिवाइव करके उसको आगे लेंगे। और उसके अलावा एक शो है, वही 2 चीज़ें हैं अभी किसी का नाम नहीं लेना है। नाम नहीं ले सकता मैं, तो इतना भी आपसे पहली बार बात कर रहा हूँ, अभी तक मैंने ये बात भी किसी से नहीं की। लेकिन अभी वो एकदम, जब एक एक्टर काम नहीं कर रहा होता है, और जैसे अभी तो प्रमोशन चल रहा है, क्या रहता है रूटीन की? क्योंकि ये भी है कि स्किल सेट है, उसको लगातार मांझते रहना है। एक खूबसूरत सा घर है आपका, तो आप और नीलिमा ऐसे वर्सोवा के अपने घर में समंदर दरिया को देखते हुए चाय की चुस्कियां लेते हुए, क्या रहता है रूटीन? कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ देख रहे हैं? बहुत आपने सही सवाल पूछा है। अब आपको मैं इसका देता हूँ जवाब। ये बिल्कुल रहता है कि आपका एक जो बेसिक रूटीन है कि आप अपना जो भी आपका एक फिजिकल जिम करोगे, जिम योगा, मैं दोनों ही चीज़ें वो रखता हूँ। मेरा एक योगा का भी वो चीज़ है, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो मेरा 2 या 3 दिन योगा का एक सेशन होता है और 2 या 3 दिन ही मैं जिम जाता हूँ। और जिम में भी बहुत ही एक वो टिपिकल लोहा उठाने वाली चीज़ नहीं, थोड़ी अलग तरह की चीज़ है जिसमें बेसिकली आप ओवरऑल फिट रहें। क्या आई लव दिस, लोहा उठाने वाला नहीं। मतलब अब क्योंकि आई थिंक बहुत ज़्यादा ये पूरा एक्सरसाइजिंग की जो फील्ड है बहुत इवॉल्व हो चुकी है, तो मतलब आपका एक ओवरऑल जिसे कहते हैं कंपाउंड मूवमेंट्स, की आप अपना बॉडी वेट से ही बहुत कुछ कर सकते हैं। यू डोंट रियली नीड टू लिफ्ट अदर वेट्स। आपका बॉडी जो वेट है वो आप उसको ही यूज़ करके बहुत कुछ रिजल्ट्स आप पा सकते हैं। तो उस तरह से काफ़ी, जो हम लोग TRX पे भी करते हैं, उसमें पूरा बॉडी वेट ही रहता है। TRX है, पुलअप्स है, पुशअप्स हैं, बर्पीज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। और आप एक सही समय में अगर अपना ये जो एक्सरसाइज है ख़त्म कर लें 40 मिनट के आसपास, तो उसका असर सबसे ज़्यादा रहता है, अगर आप एक लीन और एक सही उस तरीके से दिखना चाहते हैं। एथलेटिक बॉडी चाह रहे हैं, पम्प्ड अप बॉडी नहीं। जैसे मिर्ज़ापुर में मेरा रूटीन बहुत अलग था, क्योंकि उसमें वैसा लगना था गुड्डू के सामने, थोड़ा तंग कमीज पहने जब क्लोजअप शॉट लगे तो हाँ, कि लगे, तो उसमें तो सीन शूट होने तक आपको पंप करते ही रहना है कि आप हमेशा वो इंसान लगे कि तन के चल रहा है, और वैसा है वो। और इस बार तो उस दायरे में बहुत मेहनत भी हुई। तो खैर, तो ये रहता है। रोटी चावल मीठा आलू सब भूल गए? हाँ, रोटी चावल मीठा तो बहुत दूर की बात है, वो मतलब काफ़ी चीज़ें वो कर देनी पड़ती हैं कि आप डेयरी वगैरह, डेयरी तो खैर हमने अपने लाइफ में वैसे ही बहुत कम कर दिया है, दूध। अच्छा, तो हाँ, मतलब वीगन तो नहीं हो गए? नहीं, वीगन नहीं हुआ अभी तक। लेकिन मतलब हाँ, वेजिटेरियन। डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर वैसे भी जैसे जिंदल नेचुरोपैथी वगैरह के सेंटर, वो कहते हैं कि जितना कम रखो उतना ही अच्छा है। छाछ वगैरह पी लो। हाँ, दही छाछ, क्योंकि वो प्रोबायोटिक टाइप हो जाता है, तो वो सही है। तो एनीवे, तो ये हो जाता है एक हिस्सा। जिम हम आपने कर लिया, उसके बाद पढ़ने का मेरा एक रहता है कि कुछ ना कुछ आप कभी ना कभी पढ़ते रहिए। क्या पढ़ रहे हैं इन दिनों? मैं अभी तो फिलहाल एक किताब है जो एक्टिंग के ऊपर ही है, प्रसन्ना जी हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी जो पंकज जी ने मुझे दी है। और पिछले दिनों उसका एक मैं तो सोशल मीडिया पे ही देख रहा था, सुतपा मैम ने पोस्ट किया था वो किताब, और उसमें बोले कौन कौन पहुंचा, उनके सारे पुराने स्टूडेंट्स। एक उनकी वर्कशॉप भी करवाई थी पंकज जी ने, जहाँ वो रहते हैं उसके आसपास, मड में। हाँ, पिछले साल। अब मैं वहाँ नहीं रहता हूँ, हम काफ़ी अरसे तक हम नेबर्स थे, अब मैं वर्सोवा इस तरफ आ गया हूँ। जेटी पकड़ के इधर आ गए। जेटी पकड़ के इधर आ गए। आप तो वहाँ पे जाते हैं, कई दोस्त हैं आपके वहाँ पे। तो ये रहता है। उसके अलावा मेरा आई थिंक वो मेरा इंटरेस्ट भी हो गया है, और मैं अगर वो ना करूँ एक लंबे समय तक तो मिस करता हूँ। मैं इंटरव्यूज़ बहुत देखता हूँ। ओके। क्योंकि और आई थिंक वो मुझे लगता है कि कई लोग हैं, कई ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिन्हें मैं पसंद करता हूँ, जिनसे मैं प्रेरित होता हूँ, लेकिन मैं उन्हें जानता नहीं हूँ पर्सनली। जैसे जावेद साहब, सलीम साहब, उसके अलावा बहुत सारे लोग एक्टर्स हैं या दूसरे राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं। और ज़्यादातर इस चीज़ को हम तक पहुँचाने का जो माध्यम है, मीडियम है, मेरी लाइफ में, मेरे घर में सबसे ज़्यादा चलता है लल्लन टॉक। वाह साहब वाह। इसीलिए मैंने कहा था, अब मैं देता हूँ इसका जवाब, कि जितने भी आपके जो इंटरव्यूज़ हैं, वो न्यूज़ गेस्ट इन द न्यूज़ रूम उसका सेक्शन हो या सिनेमा अड्डा हो, तो अलग अलग, जैसे जावेद साहब के एक ब्रदर हैं जी, वो भी आए थे, डॉक्टर सलमान अख्तर। हाँ, मैंने वो भी देखा है। तो अब ये ना लाइफ का हिस्सा बन गया है, ये सारे इस तरीके की कॉन्वर्सेशंस देखना,
ज़्यादातर ललन टॉप पे, उसके अलावा भी जो दूसरे चैनल्स हैं जहाँ पे रेखता है, जी। तो ये मेरा खाली समय मेरा इन चीज़ों में बहुत जाता है। तो जितने भी हैं, आशुतोष राणा हुए, मनोज वाजपेयी, नाना पाटेकर, इम्तियाज़ अली, ये सब जो भी पिछले कुछ समय में यहाँ आ चुके हैं दिग्गज, तो वो मेरा काफ़ी समय इन चीज़ों को देखने में जाता है। और मैं मशहूर भी हूँ इन चीज़ों को लेके अपने घर में। नीलू भी यही कहती रहती हैं कि अच्छा तो अभी मैं 2-3 दिन के लिए अगर कहीं बाहर जा रही है तो ठीक है, तो फिर वो 2-3 इंटरव्यूज़ हैं तब तक ख़त्म कर लेना, फिर हम परसों वहाँ चलेंगे। तो उनको भी पता है कि वैसा तो नहीं होता कि उनको भी जबरन देखना पड़ रहा है, क्योंकि ये शिकायत मुझे कई जगहों से मिलती है। लेकिन अच्छा, जबरन तो मैं नहीं करता, लेकिन मैंने ये देखा है धीरे धीरे उसको भी अब काफ़ी इंटरेस्ट होने लगा है। और मतलब आज मैं यहाँ आया हूँ तो वो एक तरह से कहीं ना कहीं मुझे पता है, उसने बोला नहीं, थोड़ी वो एक्साइटेड भी है कि चलो गुड। वाह। सो वन मोर एपिसोड इज रेडी फॉर यू नीलू जी। है, मुंबई में मुलाकात होगी आपसे। मतलब अभी हल्के से हम गए थे, झलक लेके मैं आया हूँ दोबारा, अभी हम जाएंगे इस चर्चा के बाद न्यूज़ रूम में। तो वो तो मुझे लगता है कई लोगों के लिए, मेरे लिए तो है वो ऐसा है, वो नहीं होता एक छोटा सा एक तीर्थ टाइप हो जाता है, अरे यार इस जगह को देखा है, ये तो ऐसी दिखती है, यहाँ पे बात होती है। वो कमाल की बात, जो सवाल पूछा गया था इम्तियाज़ जी से, वो यहाँ था, वो नाना पाटेकर कैसे यहाँ देख रहे थे, तो ये सब। Yes, और फिर ऑब्वियसली आपकी वो एक लेगेसी वाली जो स्पीच है। अरे आई फील सो ब्लेस्ड कि इतने सारे लोग किसी भी किस्म के इंटरव्यू में दे ओपन अप, कोई भी आपसे अपना ख्याल साझा कर रहा है, इट्स अ ब्लेसिंग, है ना। एंड इफ आई कैन ऐड दिस, गेस्ट इन द न्यूज़ रूम और बैठ के जैसे फॉर्मेट में ही मेरे अंदर सुनने का धीरज आया है। आई वॉज नेवर अ लिसनर, अच्छा, आई वॉज मोर ऑफ अ स्पीकर। और मुझे लगता है कि सुनने का जो गुण है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बोलना तो गौड़ हो जाता है। नहीं, लेकिन और बहुत आपने ये बात सही की, कई साल पहले पहली बार जब नई नई चीज़ें आप सुनते हो ना, जब आपने अपनी यात्रा शुरू ही की होती है, तो एक बार मैक्सन ने मुझे बोला था कि यार, वो शायद किसी और के लिए बोलता है, यार वो एक्टर बहुत अच्छा है, वो सुनता अच्छा है। तो तब मुझे ये चीज़ समझ में आई कि यार एक्टर अच्छा वो होता है जिसकी सुनने की क्षमता भी उतनी ज़्यादा हो जितनी बोलने की है। हाँ, तो ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये वैसी ही है कि सुनता हुआ इंसान कितना सुंदर लगता है कभी कभी, अगर आप देखो। बिल्कुल, लेकिन बहुत बढ़िया है ये हम याद रखेंगे। किसी, लेकिन ऐसा कुछ होना चाहिए आपको, वही है अब ऐसा, लेकिन इंसान ढूंढना मुश्किल है जो वहाँ बैठ के आपके साथ ये बातें करे। और हमें ये देखने को मिले कि अरे सौरभ जी इसके पीछे कैसे हैं, क्या है, सारी चीज़ें। लेकिन वही है, वो आप जैसा दूसरा कौन काम अरे मिलेगा। बाप रे, मैसेंजर कैन नॉट बी द मैसेज, मैं तो जरिया हूँ। बहरहाल संवाद का सिलसिला चलता रहेगा। ये बातचीत आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। हमारे पास एक विकल्प था कि हम अंजुम शर्मा को बिठाएं, मिर्ज़ापुर के तमाम मीम्स पे रिएक्शन ले लें, पर मुझे लगा कि उसके पीछे की जो तैयारी है एक एक्टर की, दशकों की, है ना, 1.5 दशक का, वो भी आप जाने कि किन नाटकों से, किन संघर्षों से गुजरे हैं, तब ये जो स्टारडम इनको हासिल हो रहा है। उम्मीद है कि इस आत्मीय बातचीत से आपने भी अपने हिस्से के सबक चुने होंगे। सुनने का, गुनने का सिलसिला चलता रहेगा। आप ललन टॉप देखते रहिए और मेरे साथ मिलकर खूब शुभकामनाएं दीजिए अंजुम शर्मा जी को। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सौरभ भाई, थैंक यू सो मच। कट।